जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट आंसर की 2023 के बारे में। यहां पर बेसिकली आपको आपके 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर सटीक वे में दिए जाएंगे। तो आप यहां पर इस आंसर की के अकॉर्डिंग ये पता लगा सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। तो वीडियो को देखते रहिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा गाइज आपको कमेंट करके बताना है कि क्या मैं आपके लिए 28 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की इसी तरह से लेकर के आऊं एंड 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट 29 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट की, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं आपकी इस यूपी पीईटी 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट आंसर की के बारे में। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन बुकलेट है ये MN2 है। इसमें यहाँ पर अब आपको एक एक करके क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो गाइज पहला आपका सवाल है कि अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स। सवाल नंबर 2 है विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा। तो सवाल नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इंग्लैंड। सवाल नंबर 3 है हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP का पूर्ण रूप बताइए यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सवाल नंबर 3 की फुल फॉर्म है ऑप्शन बी यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। सवाल नंबर आपका जो 4 है उसके ऊपर आते हैं। तो सवाल नंबर 4 है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शंस डिटेक्शन सिस्टम है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन बी राइट है यानी कि जो यहाँ पर हाथी है ये आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 5 है हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि त्रिशूल। सवाल नंबर 6 है मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सिक्किम। सवाल नंबर 7 है मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर आपका 8वां है भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 75B। सवाल नंबर 9 है कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि केरल। सवाल नंबर 10 है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मैसूर कर्नाटक। सवाल नंबर 11 है तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 11 का ऑप्शन ए यानी कि काकतीय। सॉरी, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद में सवाल नंबर 12 पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दिवेही। सवाल नंबर 13 है पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बोत्सवाना। सवाल नंबर 14 है पेरुंग दाई कोंगू वेलीर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। तो सवाल नंबर
14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मलयालम साहित्य। सवाल नंबर 15, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अशोक चक्र वर्ग 3। सवाल नंबर 16 है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्यीय राष्ट्र है? तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 193। सवाल नंबर 17 है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। सवाल नंबर 18 है, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। सवाल नंबर 19 है, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। सवाल नंबर 20 है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय। सवाल नंबर 21 है, हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन सी यानी कि मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और असशक्त लोगों का वर्ग। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 22 से 26 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पर 22 से 26 के जो आंसर देंगे ये गद्यांश पढ़ेंगे, आपको पढ़ लेना है क्योंकि आपके पास पेपर ऑलरेडी मौजूद है। तो आप यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसके बाद में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धता आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। सवाल नंबर 23 है कि भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गरीबों और निर्बलों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करके मदद करना। सवाल नंबर 24 है, दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास है? तो 24 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि दंड और तत्पुरुष। सवाल नंबर 25 है, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। सवाल नंबर 26 है, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। इसके बाद में सवाल नंबर 27 से 31 में भी आपको यहाँ पर एक बोला गया कि दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार 3 वर्षों 2020, 21 और 22 के दौरान 6 अलग अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल और गया में 6 स्टोर से जूतों की बिक्री हजारों में दिखाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है 27 अब पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे और 27 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि 18.51% या फिर प्रतिशत। सवाल नंबर 28 है, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 77.5%। सवाल नंबर 29 है, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है? तो 29 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन बी यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 24/43। सवाल नंबर 30 है, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? तो सवाल नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि 190/325। सवाल नंबर 31वें पर हम आते हैं, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे एंड जो 31वें का आपका राइट आंसर आएगा यह आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1650। अब यहाँ पर 32 से 36 क्वेश्चन के बीच में भी आपको बोला कि एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ABCD और E और 5 आउटलेट पाइप यानी कि PQRS और T जुड़े हुए हैं। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए
टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी इनलेट पाइप के साथ खोले जाते हैं, और दूसरा पाई चार्ट प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी आउटलेट पाइप के एक साथ खोले जाते हैं। तो टैंक की क्षमता 1000 लीटर, सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय 2 मिनट, सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में समय 1.6 मिनट। तो बेसिकली अब यहाँ पर आपको इसके आधार पर आपके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर जो आपका 32वां क्वेश्चन है आप इसको पढ़ेंगे, और 32वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 6.67 मिनट आपका सही जवाब है। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 33 आता है, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए, डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। तो सवाल नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1.67 मिनट। सवाल नंबर 34 आता है, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू, एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा। तो सवाल नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 11:14। सवाल नंबर 35 है, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 8 मिनट। सवाल नंबर 36 है, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 9:13। इसके बाद में यहाँ पर आपका 37वां सवाल आता है कि 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका सी, यानी कि 2054। सवाल नंबर 38 है, 2020 में पांचों देश को एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है। तो आपका यहाँ पर 38 का जो राइट आंसर है ये आपका 38 का सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट। सवाल नंबर 39 है, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1680। इसके बाद में सवाल नंबर 40 है, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था। तो सवाल नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मालदीव। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपका सवाल नंबर 41 आएगा, यह है कि 2020 में 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है। तो सवाल नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। सवाल नंबर 42 है, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है। तो यहाँ पर 42 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, यानी कि 3:17। सवाल नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में लीटर में पानी मिलाया। तो यहाँ पर 43 का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन डी, यानी कि बी। सवाल नंबर 44 है, मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी लगभग। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 83.55%। सवाल नंबर 45 है, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। तो यहाँ पर लगभग 45 का जो आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 456। सवाल नंबर 46 है, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर क्या है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 65 लीटर। सवाल नंबर आपका जो 47 है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर 47 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि विजेता। सवाल नंबर 48 है, जैसे कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो 48 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन ए, यानी कि इंद्रप्रस्थ। सवाल नंबर 49 है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ब्यास और सतलुज। सवाल नंबर आपका यहाँ पर 50 आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन पर आता हूँ। तो 50 क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आप जो आपका 51 क्वेश्चन है उसको देखें। तो आपका 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान
सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो 51 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए। मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 50 है इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अगर आपको नहीं पता तो 51 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, यानी कि सोमनाथ लाहिड़ी। सवाल नंबर 52 है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो सवाल नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्वराज पार्टी। सवाल नंबर 53 है, 1752 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो सवाल नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आगरा। सवाल नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो सवाल नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। सवाल नंबर 55, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय डैश में स्थित था। तो सवाल नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सैन फ्रांसिस्को। सवाल नंबर 56 है, सिरुई सिरोए कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है? तो सवाल नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मणिपुर। सवाल नंबर 57 है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो सवाल नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कलकत्ता। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 58 पर आते हैं। सवाल नंबर 58 है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो सवाल नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर पूर्वीय ऋतु मानसून। सवाल नंबर 59 है, राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो सवाल नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। सवाल नंबर 60 है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 60 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 61 पर आते हैं। तो सवाल नंबर 61 आपका है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान आपका सही जवाब है। इसके बाद में सवाल नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? तो सवाल नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। सवाल नंबर 63 है, श्रवण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बागवानी। सवाल नंबर 64 है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? तो सवाल नंबर 64 का राइट आंसर है सी, यानी कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। सवाल नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो 65 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी, यानी कि नाबार्ड। सवाल नंबर 66 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो सवाल नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि धारा 100। सवाल नंबर 67 है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो 67 का जो राइट आंसर है यह आपका ऑप्शन बी, यानी कि 6 महीने। सवाल नंबर 68 है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हैदराबाद। सवाल नंबर 69 है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दिसंबर 1992। सवाल नंबर 70 है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो 70 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, यानी कि अधिकारों का बिल। 71 क्वेश्चन है कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्र अधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय। सवाल नंबर 72 आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो इसका राइट आंसर है 72 का, वह आपका ऑप्शन बी, यानी कि सोल। सवाल नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में
में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मेथनॉल। सवाल नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि प्लूटो। सवाल नंबर 75 है, सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि यह उपस्थिति से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वासनली से जोड़ता है। इसके बाद में सवाल नंबर 76 आता है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया। अगले 10 ओवर में यह फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत है? तो सवाल नंबर 76 का जो राइट आंसर है, अभी गाइज इसके लिए राइट आंसर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो चलिए हम 78 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो 78 आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम आएंगे। तो 77 का जो आंसर है पहले मैं आपको बता दूं, तो 77 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। 78 का जो राइट आंसर आएगा इसका भी अभी गाइज जैसा कि मैंने कहा कि अवेलेबल नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। 79 का जो राइट आंसर है, 79 का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए यानी कि 10। सवाल नंबर 80 का जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है बेसिकली वही पढ़ लेते हैं। बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अमल मौजूद होता है? तो 80 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि मैथेनोइक अमल। सवाल नंबर 81 है, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? तो 81 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए यानी कि 32,500। सवाल नंबर 82 है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकत्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? तो 82 का जो राइट आंसर है वह आपका ए यानी कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। सवाल नंबर 83 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो 83 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए यानी कि प्लेटफॉर्म प्राधिकरण गिरोह। सवाल नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो 84 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए यानी कि रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। सवाल नंबर 85 है, कलम के जादूगर किसे कहा गया है? तो 85 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन सी यानी कि रामवरक्स बेनीपुरी। सवाल नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि डावाडोल अस्थिर। सवाल नंबर 92 है, संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 92 का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 634। सवाल नंबर 93 है, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 93 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी यानी कि बुधवार। सवाल नंबर 94 है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि पी क्यों का मामा है? तो 94 का जो राइट आंसर है यह है आपका ए यानी कि P माइनस एम प्लस एन गुणा क्यों, ये आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 95 है, एक निश्चित कूट भाषा में, तो बेसिकली आप 95 क्वेश्चन पढ़ेंगे और जब इसका हल निकल के आएगा तो 95 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। इसके बाद में गाइज यहाँ पर हम अगला जो आपका सवाल है 96 इसके ऊपर आते हैं। तो 96 भी यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। 96 का जो राइट आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन बी। 97 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 98 है, तो 98 क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि ब्राज़ील, और 99 क्वेश्चन का सही जवाब आएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में सवाल नंबर जो 100 है इसका जो राइट आंसर आएगा आपका वो है ए। तो गाइज ये थे आपके यूपी SSSC पीईटी 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन पेपर के सभी आंसर मैंने यहाँ पर सटीक वे में आपको आंसर देने की कोशिश की है। एंड मुझे विश्वास है कि आपके बिल्कुल 100% सटीक क्वेश्चन रहेंगे। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपत्ति है, आपको लगता है कि मैंने इसका आंसर सही नहीं दिया, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा अगर आपको यूपी SSSC पीईटी 28 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट की आंसर की इसी तरह से चाहिए और 29 अक्टूबर की भी चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।